किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, इंजन। कल अपने इंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। लास्ट में अपना पढ़ा था अभी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन चक्कर के आधार पर पढ़े थे। अपने 2 स्ट्रोक इंजन में पढ़ा था अभी इसमें क्रैंक शाफ्ट है वो 360 डिग्री पर घूमती है और 360 डिग्री तक इसमें स्पार्क होता है और दहन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट है वो कितने डिग्री पे घूमती है। 2 स्ट्रोक इंजन में 360 डिग्री पर घूमती है, जबकि अपने 4 स्ट्रोक इंजन में पढ़ा था अभी क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री पे घूमती है। 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री घूमने का कारण क्या है कि इसमें कनेक्टिंग रोड क्या है कि 2 बार घूमती है। फिर जब कनेक्टिंग रोड 2 बार घूमती है तब इसमें एक स्ट्रोक पूरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन अपने पढ़ा था उसके अंदर क्या है कि हर बारी क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री पर घूमती है और हर बार इसमें स्पार्क होता है और हर बार इसके अंदर क्या है कि दहन की प्रक्रिया होती है, इसमें हर बारी ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि जितनी बारी क्रैंक शाफ्ट घूमेगी उतनी बारी उसमें शक्ति पैदा होगी, जबकि 4 स्ट्रोक के अंदर ऐसा नहीं होता। 4 स्ट्रोक के अंदर क्या है कि क्रैंक शाफ्ट 2 बारी घूमती है तब एक बार इसके अंदर क्या है कि शक्ति प्राप्त होती पैदा होती थी। फिर अपने पढ़ा था भी 2 स्ट्रोक इंजन है, इसके 2 भाग पढ़े थे अपने। इनटेक जिसके अंदर पिस्टन नीचे आता है और इनटेक वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। इनटेक वाल्व खुलता है तब इसके अंदर क्या है फ्यूल अंदर आता है। फिर दूसरे स्ट्रोक में पढ़ा था अपने भी पिस्टन के ऊपर की ओर गति करता है, कंप्रेशन होता है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर जाता है, कंप्रेशन होता है दबाव बढ़ता है और क्या है कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है जिससे कि आधा चला हुआ फ्यूल है वो बाहर निकल जाता है। फिर अपने 4 स्ट्रोक इंजन में 4 चरण पढ़े थे अभी। पहले चरण में हमने पढ़ा था अभी इनटेक के अंदर पिस्टन नीचे जाता है और इनटेक वाल्व खुलती है, फ्यूल अंदर आता है। फिर दूसरे स्ट्रोक में अपने पढ़ा भी पिस्टन ऊपर की आता है और कंप्रेशन होता है, दबाव बढ़ता है, तब दोनों वाल्व बंद रहती है। फिर तीसरे स्ट्रोक में अपन पढ़ा था भी कंबशन होता है, यानी स्पार्क प्लग से चिंगारी उठती है, फ्यूल क्या है कि इसमें फ्यूल जलता है, दहन होता है, ईंधन वो जो भी फ्यूल होता है उसका क्या है दहन होता है। तब क्या है कि अपने 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि तीसरा स्ट्रोक है ना, उसके अंदर क्या है कि इंजन को पावर मिलती है। इंजन को पावर या शक्ति है वो कौन से स्ट्रोक से मिलती है? तीसरे स्ट्रोक से मिलती है। जो तीसरा स्ट्रोक में कौन सा पढ़ा था? दहन या कंबशन पढ़ा था। फिर 4 स्ट्रोक में मैंने क्या पढ़ा था अभी कि एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है। अभी 4 स्ट्रोक में पढ़ा था अभी पिस्टन है वो ऊपर की ओर आता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है, इनटेक वाल्व बंद रहती है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है तो जला हुआ संपूर्ण जला हुआ ईंधन है, धुआं होता है या ईंधन वो बाहर निकलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या फायदा है? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में मेन डिफरेंस क्या है? 2 स्ट्रोक इंजन में तो क्रैंक शाफ्ट है वो 360 डिग्री पर घूमती है और हर बार उसके अंदर दहन की प्रक्रिया होती है। पर 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री पर घूमती है पर हर बार उसमें क्या है दहन की प्रक्रिया नहीं होती। इसी कारण क्या है कि 2 स्ट्रोक इंजन है उसकी दक्षता कम होती है और 4 स्ट्रोक इंजन की क्या है दक्षता ज्यादा होती है। आज अपने पढ़ेंगे इंजन के भाग। अपने कल क्लास में पहले कुछ इंजन का एक डायग्राम बनाया था, आपको याद है? तो ये कौन सा अपना 4 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये खोखला भाग है, ये तो क्या है सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर ये लगा हुआ भाग ये सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के अंदर क्या है कि एग्जॉस्ट और इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व लगी होती है और साथ में यहाँ पे क्या स्पार्क लगा हुआ होता है। फिर सिलेंडर के अंदर क्या पिस्टन होता है, ये अपने पढ़ा था पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर यहाँ पर एक चूड़ी नुमा क्या है कि कंप्रेशन रिंग लगी हुई होती है जो लीकेज को रोकती है। फिर अपने पढ़ा था अभी पिस्टन के अंदर क्या है कि गजन पिन लगी हुई होती है, यहाँ पे ये गजन पिन है, ये क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ती है। ये अपनी कनेक्टिंग रोड है, सॉरी कनेक्टिंग रोड है, गजन पिन है वो कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ती है। ये कनेक्टिंग रोड है, ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। ये इसके मुख्य भाग है। चलो आप इसका डिटेल से पढ़ते हैं। इंजन के भाग
पहला लिखो सिलेंडर, सिलेंडर। दूसरा कौन सा है? सिलेंडर हेड। तीसरा पिस्टन। चौथा भाग कौन सा है? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग। फिर गजन पिन, कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग क्रैंकशाफ्ट बच गई, क्रैंकशाफ्ट। इसके साथ में क्रैंकशाफ्ट एक और साथ में एक और लिख लो, कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट। और इंटेक वाल्व, और एग्जॉस्ट वाल्व। ये अपने क्या है? इंजन के मुख्य भाग है। पहला अपने लिखो सिलेंडर। सिलेंडर कौन सा है? ये पूरा का पूरा भाग होता है, सिलेंडर है। सिलेंडर में लिखो ये इंजन का खोखला भाग है, साथ साथ में नोट कर लो। ये इंजन का खोखला भाग है, ये इंजन का खोखला भाग है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होता है। सिलेंडर में लिखो ये इंजन का खोखला भाग है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है या ऊपर नीचे गति करता है। अब अगला लिखो सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड कहां था? इस सिलेंडर के ऊपर लिखो सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर का ऊपरी भाग होता है, सिलेंडर का ऊपरी भाग होता है। जिसमें इसमें क्या लिखा गया? इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क। इसमें इंटेक, एग्जॉस्ट वाल्व व स्पार्क लगे रहते हैं। अगला भाग अपने कौन से? पिस्टन। ये अपना पिस्टन, ये इंजन का गतिशील भाग होता है। इसमें लिखो पिस्टन में लिखो ये इंजन का गतिशील भाग है, गतिशील भाग है। पिस्टन में लिखो ये इंजन का गतिशील भाग है जो ऊपर नीचे गति करता है, जो ऊपर नीचे गति करता है। ये पिस्टन है ना, ये ऊपर से ठोस होता है जबकि नीचे से खोखला होता है। लिख लो पिस्टन का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग ठोस मजबूत होता है, जबकि नीचे का भाग है वो खोखला होता है। क्योंकि ऊपरी भाग में क्या है? खोखला।
क्योंकि जब पिस्टन ऊपर जाता है दबाव बढ़ता है ना सिलेंडर हेड और इसके बीच में, तो ऊपरी भाग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो ऊपरी भाग है सिलेंडर का, ये पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन जिसमें पिटवा लोहा बोलते हैं, पिटवा या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय कौन पिस्टन में लिख लेना अभी, ये कास्ट आयरन एल्यूमिनियम एलॉय का बना है। दिख रहा है इसमें? नहीं तो बोल के लिखा दूंगा, लिख लो। पिस्टन, पिस्टन का ऊपरी भाग मजबूत व ठोस होता है। पिस्टन का ऊपरी भाग मजबूत ठोस होता है, जबकि नीचे का भाग खोखला रहता है। ये ऊपरी भाग ठोस मजबूत होता है, ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन यानी ब्रैकेट में लेना पिटवा लोहे वो या एल्यूमिनियम लोहे का बना होता है। ये कास्ट आयरन ब्रैकेट में लेना पिटवा लोहे या एल्यूमिनियम लोहे का बना होता है। एल्यूमिनियम लोहे का बना होता है। ऊपर लिख लिया ये। अब अगला भाग कौन सा है? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग कहां पे लगी होती है? ये बनी पिस्टन रिंग होती है। ये जो पिस्टन का ऊपरी भाग है ना, खांचे नुमा संरचना होती है, इसमें लगी होती है। ये पिस्टन रिंग होती है, चूड़ी नुमा संरचना में होती है। ये चूड़ी नुमा संरचना में होती है। पहले अपने डायग्राम आपको समझाया था ना। ये क्या है कि अपना पिस्टन है, ये अपने सिलेंडर की बाहरी दीवार हो गई। जो पिस्टन है और ये सिलेंडर है ना, इनके बीच में क्या है कि थोड़ी बहुत जगह रहती है, जिससे क्या है कि जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है ना दहन की प्रक्रिया, जब इसमें से लीकेज होता है, लीकेज, इस लीकेज को रोकने के लिए ना इस पिस्टन के ऊपर में खांचेनुमा संरचना होती है ना, इसके अंदर क्या है कि ये पिस्टन रिंग लगी होती है, कंप्रेसर रिंग बोलते हैं जिसको। ये ऊपर लगी, इसके अंदर लगी होती है, खांचों के अंदर है, जो क्या है कि लीकेज को रोकती है। पिस्टन रिंग में लिख लो ये चूड़ीनुमा संरचना, पिस्टन रिंग में लिखो ये चूड़ीनुमा संरचना होती है जो पिस्टन के खांचों में जुड़ी रहती है। ये चूड़ीनुमा संरचना है। जो पिस्टन के ऊपरी भाग में खांचों में जुड़ी होती है। जो पिस्टन के ऊपरी भाग में खांचों में जुड़ी होती है। ये अपना पिस्टन है, इसका ऊपरी भाग है, यहाँ पे वो खांचे डायग्राम में बताया था ना आपको, दो खांचे थे, वहां पे ये जुड़ी हुई होती है। पिस्टन रिंग में लिखो ये चूड़ीनुमा संरचना है। जो पिस्टन के ऊपरी भाग में खांचों में जुड़ी होती है। इसका कार्य क्या होता है? ये कंप्रेशन एंड कंबशन। कंप्रेशन का मतलब दबाव, कंप्रेशन मतलब दहन, दोनों के कंप्रेशन व कंबशन के लीकेज को रोकती है, लीकेज को रोकती है।
ये पिस्टन रिंग है, ये अपने पढ़ा भी दो प्रकार की होती है, कंप्रेंशन रिंग और ऑयल रिंग। ये पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ये जो कंप्रेंशन रिंग है यही लीकेज को रोकती है। कंप्रेंशन रिंग और पिस्टन रिंग एक ही होती है वैसे, लीकेज को रोकती है। इसका आगे वर्णन है वैसे कि पिस्टन रिंग ना दिया हो तो वहां पे कंप्रेंशन रिंग दिया हुआ होगा, तो कंप्रेंशन नहीं दिया होगा तो पिस्टन दिया हुआ होगा। ऑयल रिंग ये लुब्रिकेंट का कार्य करती है। लुब्रिकेंट का कार्य मतलब जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है सिलेंडर की दीवारों से चिपके ना, इसके लिए यहाँ पे इसे लुब्रिकेंट का कार्य करती है। आपने कभी सुना होगा भी इंजन है वो सीज हो जाता है, वो सीज जब इंजन सीज होता है तो कौन सा भाग के अंदर प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा? इंजन सीज होता है तो अपने पिस्टन होता है ना, यही क्या है कि इसके अंदर कंप्रेंशन बनता है, दबाव बनता है। तो डीजल इंजन के अंदर ये 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ जाता है। तो 500 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा जाता है ना, तब ये पिस्टन क्या है कि पिघल जाता है। पिघल के ये इसके सिलेंडर इसकी की दीवारों के साथ में चिप जाता है, यानी बेल्डिंग हो जाता है। तब अपने बोलते हैं इंजन सीज हो गया। इंजन सीज होता है तो पिस्टन ही क्या है कि सिलेंडर की दीवारों से चिप जाता है। अब तो आगे से ध्यान रखो कि इंजन सीज होगा तो दिमाग में आना चाहिए कि अपना पिस्टन था वो क्या है कि बेल्डिंग हो गया सिलेंडर की दीवारों के साथ। अगला कौन सा अपना गजन पिन। गजन पिन कहां पे थी? ये रही। गजन पिन का क्या काम होता है? क्रैंक्स सॉरी पिस्टन कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ती है। गजन पिन में लिखो इंजन का वह भाग जो कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ती है। सीधा शॉर्ट में लिख लो ले, कनेक्टिंग रोड प्लस पिस्टन, कनेक्टिंग रोड प्लस पिस्टन। गजन पिन का क्या काम होता है? कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ती है। ये ऊपर वाला लिख लिया, साथ में नोट करते चलो। लिख लो लिख लो। कंप्रेशन रिंग लिंकेज को रोकती है, ऑयल रिंग लुब्रिकेंट का कार्य करती है। गजन पिन तक पढ़ लिया आपने। अपना अगला कौन सा? कनेक्टिंग रोड है। ये अपनी कनेक्टिंग रोड होती है, क्रैंक शाफ्ट से वो सॉरी पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का क्या काम होता है? पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। शॉर्टकट में लिखो पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। अगला कौन सा है? क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ये क्रैंक शाफ्ट के ये इस तरह के आगे पीछे होती है। घूर्णन वो सॉरी उत्तरावत गति को घूर्णन गति में परिवर्तन करती है। ये उत्तरावत गति को घूर्णन गति में परिवर्तन।
ये क्रैंक शाफ्ट है, ये अपने पढ़ा था अभी। टू स्ट्रोक इंजन में ये क्रैंक शाफ्ट क्या है कि एक कंप्रेशन पर 360 डिग्री पर घूमती है। चलो लिख लो साथ में। टू स्ट्रोक इंजन में एक कंप्रेशन पर 360 डिग्री पर घूमती है। टू स्ट्रोक इंजन में एक कंप्रेशन पर 360 डिग्री पर घूमती है। कंप्रेशन मतलब बैन होता है ना, तब कंप्रेशन। फोर स्ट्रोक इंजन में एक कंप्रेशन पर 720 डिग्री घूमती है, 720 डिग्री पर घूमती है। क्रैंक शाफ्ट के काम का कार्य क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती है। टू स्ट्रोक इंजन में एक कंप्रेशन पर 360 डिग्री पर घूमती है और फोर स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन पर 720 डिग्री पर घूमती है। कैमशाफ्ट ये इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व को नियंत्रित करती है। इनटेक वाल्व प्लस एग्जॉस्ट वाल्व को नियंत्रित करती है, खुलने और बंद करने में, खुलने और बंद करने का काम करती है। एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने प्लस बंद करने में। ये कैमशाफ्ट है, ये जो यहाँ पे लगी होती है इनके ऊपर, एग्जॉस्ट वाल्व इनके ऊपर लगी होती है। जब इनटेक वाल्व खुलता है तब एग्जॉस्ट वाल्व बंद होती है। इनटेक वाल्व खुलती है तो एग्जॉस्ट बंद होती है, एग्जॉस्ट खुलती है तब इनटेक बंद होती है। इनटेक एग्जॉस्ट ये तो आप जानते हैं इनके बारे में क्या लिखाना है, समझ लिया तो। ऐसे लिखो, लिख लो रुको। इनटेक वाल्व में क्या होता है अभी, इससे क्या है, फ्यूल अंदर आता है, हवा प्लस ईंधन। हवा प्लस ईंधन कौन से इंजन में आता है? पेट्रोल इंजन में, और हवा डीजल इंजन। इनटेक वाल्व लिखना है, हवा प्लस ईंधन का प्रवेश होता है। इनटेक वाल्व लिखना, हवा प्लस ईंधन का प्रवेश होता है इसमें। हवा प्लस ईंधन का ब्रैकेट में लिखना पेट्रोल, हवा का प्रवेश सिर्फ कौन से इंजन में? डीजल इंजन में। और इनटेक वाल्व का क्या काम, एग्जॉस्ट वाल्व का क्या काम होता है? जले हुए ईंधन को बाहर निकालने में। एग्जॉस्ट वाल्व इसका क्या कार्य है? जले हुए ईंधन को बाहर निकालने में। जले हुए ईंधन को बाहर निकालने में।
अगला अपना कौन सा बच गया है, कौन सा इंटैक्ट मतलब एडजस्ट होगी। अब इसमें अपने स्पार्क पड़ा, स्पार्क है, इसको नोट नहीं किया, स्पार्क आगे डालो स्पार्क, अगले हेडिंग डालो स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में लिखो ये केवल पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। स्पार्क प्लग में लिखो पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है और कंबर्सन के समय चिंगारी पैदा करता है। ये अपने सारे भाग कंप्लीट हो गए। अब अगला है अपना स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देखो ये केवल पेट्रोल पंप में होता है, केवल पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल पंप में नहीं सॉरी, पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में इसका क्या काम होता है, ये कंबसन यानी दहन के समय, कंबसन के समय चिंगारी पैदा करता है। दूसरा लिखो कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर ये केवल पेट्रोल पंप में होता है। कार्ब्यूरेटर ये केवल पेट्रोल पंप में होता है। ईंधन तथा हवा का मिश्रण, ईंधन तथा हवा का मिश्रण बनाता है। ईंधन व हवा का मिश्रण बनाता है, हवा व ईंधन का मिश्रण बनाता है कार्ब्यूरेटर। एक और लिख लो, ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ में ईंधन की मात्रा नियंत्रित। स्पार्क प्लग कार्ब्यूरेटर तो पेट्रोल इंजन में लगा हुआ होता है, तो मेरे बात तो डीजल इंजन में क्या लगा हुआ होता है, ये अपने आप आगे पकड़ता है। पहले अपने शुरू में पढ़ा था आंतरिक इंजन आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। आंतरिक में अपने पढ़ा था, आगे दो भाग पढ़े थे, कंप्रेशन और स्पार्क। स्पार्क में अपने पढ़ा था डीजल, जबकि कंप्रेशन इंगिशन इंजन में पढ़ा था अपने डीजल। डीजल इंजन में क्या लगा होता है, डीजल इंजेक्टर लगा हुआ होता है, डीजल इंजेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन इंगिशन इंजन पढ़ा था, मैंने बताया भी अपने आप की भी हवा व ईंधन का मिश्रण है कि सॉरी, इसमें क्या है कि कंप्रेशन इंगिशन इंजन में पढ़ा था। अभी जब इसमें दहन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब हवा व ईंधन का मिश्रण क्या है कि उच्च दाब होता है उसके अंदर है, तब इसमें क्या है कि अपने आप स्वतः जलने लगता है। तो स्वतः किस कारण जलता है, उसमें क्या है कि डीजल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। ये डीजल इंजेक्टर है, ये डीजल की फुहार छोड़ता है, फुहार छोड़ता है ना, तो उसके अंदर कंप्रेशन की क्रिया होती है ना, जब दबाव बढ़ता है तो डीजल की फुहार छोड़ेगा, तो ये डीजल क्या है कि फुहार छोड़ते ही डीजल जल जाएगा दबाव के कारण, तब इसमें क्या है कि दहन की प्रक्रिया शुरू होगी। डीजल इंजेक्टर इसमें लिखो भी ये डीजल की फुहार छोड़ता है। ये डीजल की फुहार छोड़ता है। डीजल इंजेक्टर केवल डीजल इंजन में लगा होता है, केवल डीजल इंजन में। ये नोट कर लिया।
मैंने आपको कल क्या बताई थी, कंप्रेशन इंजन। अपने कल वाली क्लास में पढ़ा था भी आंतरिक दहन इंजन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा था कंबेशन इग्निशन इंजन। इसके अंदर मैंने बताया था भी इसमें दहन की प्रक्रिया ना, दहन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब हवा प्लस ईंधन का मिश्रण होता है, वो उच्च दबाव पर स्वतः जलता है, स्वतः जलता है। ये चीज मैंने कल आपको नोट करवाई थी, तब मैंने आपको बोला था आपको मैं बताऊंगा अभी इंजन पढ़ेंगे तब तभी कंप्रेशन इंजन का अपना दान क्या लिखा था, डीजल इंजन लिखा था। वो डीजल इंजन होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें स्पार्क लगा हुआ नहीं होता है, इसमें क्या है कि डीजल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। जब इसके अंदर हवा ईंधन का उच्च दबाव बढ़ता है ना, तो ये डीजल इंजेक्टर क्या काम करता है, डीजल की फुहार छोड़ता है, फुहार छोड़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, तो ये डीजल इंजन है सब ही आग पकड़ लेगा, आग चिंगारी उठेगी, चिंगारी उठते ही इसमें डीजल इंजन में दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये अपने कल लिखाया हुआ है, आज नोट मत करना। ये अपना इंजन कंप्लीट हो गया, इंजन के मुख्य भाग थे वो कंप्लीट हो गए। अपने कुछ अब डेफिनेशन बची हुई है वो लिखेंगे। एक एडिट डालो टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड एड, बॉटम डेड एड। टीडीसी और बीडीसी दो हेडिंग डालो। टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड हेड, बॉटम डेड हेड। टॉप डेड हेड ये क्या होता है, ये पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन की ऊपरी सीमा होती है ना, ये पिस्टन की ऊपरी सीमा है, इसे अपने टीडीसी कहते हैं। और पिस्टन की निचली सीमा है ना, इसको अपने क्या कहते हैं, बीडीसी। नोट कर लो, टीडीसी टॉप डेड हेड, इसमें लिख लो टीडीसी, पिस्टन की ऊपरी सीमा होती है, ऊपरी सीमा। बीडीसी बॉटम डेड हेड, पिस्टन की निचली सीमा। टीडीसी और बीडीसी, पिस्टन की ऊपरी सीमा टीडीसी और निचली सीमा होती है ये बीडीसी होती है। अब एक वर्ड लिखो, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। क्या है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो टीडीसी और बीडीसी है ना, इसके बीच की दूरी, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी होती है, इसे अपन पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ये टीडीसी हो गया, ये बीडीसी हो गया, इसके बीच की दूरी है, ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। नोट कर लो, टॉप डेड हेड और बॉटम डेड हेड के बीच की दूरी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। एक होती है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है? ये सिलेंडर के हेड होते हैं ना, इसके और टीडीसी के बीच की जो दूरी होती है ना, इसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। सिलेंडर हेड प्लस टीडीसी के बीच की दूरी क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम और सिलेंडर वॉल्यूम दो चीज होती है। सिलेंडर वॉल्यूम, इसमें सिलेंडर वॉल्यूम कितना है? सिलेंडर और बीडीसी के मध्य, सिलेंडर प्लस बीडीसी। हेड मत लिखो, सिलेंडर लिखो। क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या होता है? सिलेंडर प्लस टीडीसी के मध्य की दूरी। ये जो सिलेंडर है ना, यहां से लेकर यहाँ इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर प्लस दूरी मतलब सिलेंडर प्लस टीडीसी के मध्य का आयतन, दूरी नहीं होगी, आयतन। क्लियरेंस वॉल्यूम में लिखो सिलेंडर व टीडीसी के मध्य का आयतन क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। अब अगली हेडिंग ला लो, सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर प्लस बीडीसी के मध्य का आयतन सिलेंडर वॉल्यूम, यानी यहां से लेकर और यहां इसके मध्य का जो आयतन होता है वो सिलेंडर वॉल्यूम कहलाता है। क्लियरेंस वॉल्यूम और सिलेंडर वॉल्यूम। नोट कर लिया सभी ने? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट टीडीसी और बीसी के बीच में। अब एक अपने शुरू होते एक वर्ड लिखा था एचपी, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर किसे कहते हैं? इसके अंदर लिखा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर उस शक्ति को कहा जाता है जिसमें कार्य करने की दर, जिसमें कार्य करने की दर 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो। 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो या बराबर होती है, बराबर हो। हॉर्स पावर किसे कहते हैं? हॉर्स पावर उस शक्ति को कहा जाता है जिसके कार्य करने की दर है वो 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो। एक होता है आईएचपी, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। आई का क्या होगा?
इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, एचपी का हो गया हॉर्स पावर। इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर क्या होती है? ये जितने भी सिलेंडर के स्ट्रोक ऊपर नीचे होते हैं ना, ये सभी सिलेंडरों से उत्पन्न होने वाली पावर जो पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाती है ना, उसे इंडिकेट हॉर्स पावर कहते हैं। वह ऊर्जा जो सभी सिलेंडरों से प्राप्त होती है, सभी सिलेंडरों से प्राप्त होती है, वह पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाती है। पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल पावर क्या कहलाती है? इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर कहलाती है। इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर किसे कहते हैं? वह शक्ति होती है जो सिलेंडर होते हैं ना, जैसे 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक है, 3 स्ट्रोक है, कई गाड़ियों के अंदर क्या है कि भी 15-15, 16-16 स्ट्रोक वो इंजन लगे होते हैं। जो रेसलिंग गाड़ियां होती है ना, उनमें कई गाड़ियां 17, 18, 19, 20 सिलेंडर तक गाड़ियां होती है। उसमें क्या है कि जितने सिलेंडर है ना, उन सभी के द्वारा जो शक्ति या ऊर्जा पैदा की जाती है ना, वह पिस्टन के द्वारा प्राप्त की जाती है। सॉरी, सिलेंडर, वह ऊर्जा जो सभी सिलेंडर से प्राप्त होती है, लेकिन पिस्टन द्वारा प्राप्त करके इसको ऊर्जा में काम में ली जाती है, उसे कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। वह शक्ति जो सभी सिलेंडरों से प्राप्त होती है, वह पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल पावर है, मतलब पिस्टन के द्वारा ग्रहण की जाती है। एक है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी क्रैंकशाफ्ट के तरफ द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा उत्पन्न होने वाले। ये जो पावर होती है, इसको किसके द्वारा मापा जाता है? डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। लिख लो। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर उस शक्ति को कहा जाता है जिसके कार्य करने की दर है वो 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो। दूसरा होता है एचपी, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। ये सभी सिलेंडरों से प्राप्त होती है और पिस्टन द्वारा ग्रहण की जाती है। बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। बीएचपी क्रैंकशाफ्ट के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इसको डायनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। लिख लिया सभी ने? अब एक तब लिखो विशेषता।
एक तरफ लिखो टू स्ट्रोक, इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। इसमें लिखो चार्ज में टू स्ट्रोक इंजन के अंदर लिखो इसमें डीजल, फोर स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल, इसमें हवा प्लस ईंधन, हवा प्लस ईंधन। इसमें क्या है वो डीजल इंजेक्टर होता है, इंजेक्शन। इसमें स्पार्क प्लग या कार्ब्यूरेटर। इस टू स्ट्रोक इंजन में डीजल होते हैं, डीजल इंजन में क्या होती है हवा प्लस इसमें जो दहन होता है वो डीजल इंजेक्टर के द्वारा होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में हवा प्लस ईंधन का मिश्रण होता है और इसमें जो दहन है वो स्पार्क प्लस कार्ब्यूरेटर के द्वारा होता है। ये तो अपने नॉर्मल चीजें थी, वो पढ़ी हुई थी, पर इसमें अभी मेन चीजें लिखनी है, वो लिख लो। कंप्रेंशन अनुपात, कंप्रेंशन रेशो 14:1 से 22:1, 6:1 से 10:1। डीजल इंजन का कंप्रेंशन रेशो है वो 14:1 से 22:1 है, और फोर स्ट्रोक इंजन का है वो 6:1 से 10:1 होता है। कंप्रेशन दबाव, कंप्रेशन या दबाव, कंप्रेशन या दबाव। इसमें 30 से 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, इसमें 6 से 10 प्रति वर्ग सेमी। डीजल इंजन में इसमें तापक्रम लिख लो, तापक्रम इसमें 500 डिग्री सेल्सियस है। इसमें लिख लो 260 डिग्री सेल्सियस। थर्मल दक्षता 32 से 38% होती है इसमें, और पोस्ट ऑफ इंजन 25 से 32% थर्मल दक्षता। ईंधन की खपत और लिख लो, ईंधन की खपत 200 से 200 ग्राम
प्रति घंटा bhp, इसमें 160 से 200 ग्राम प्रति घंटा bhp लिखना। ये था अपना 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के अंदर मुख्य डिफरेंस थे, वो पढ़ लिए। कंप्रेंशन रेशो होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन का 14:1 से 22:1, 4 स्ट्रोक इंजन का 6 से 10:1। कंप्रेशन या दबाव 30 से 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, इसमें 6 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। तापक्रम है वो 500 डिग्री सेल्सियस 260 डिग्री सेल्सियस। थर्मल दक्षता 32 से 38% है, इधर 25 से 32% है। ईंधन खपत है 200 से 280 ग्राम प्रति घंटा, इधर 160 से 200 ग्राम प्रति घंटा। ये अपनी इंजीनियरिंग है उसका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा बहुत कोई टॉपिक बचे हुए वो अपने एक क्लास और लेके कंप्लीट कर लेंगे। अब अपने जो भी डब्ल्यू के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ना, वो अपने कल वाली क्लास में उसका अपने क्या सॉल्यूशन वो अध्ययन करेंगे।